जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके बहुत का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया में एक ही बात चल रही है और वो इंडिया और कनाडा के हवाले से है। जो एक नई सर्द महरी आई है जिसमें दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये बड़े हाईएस्ट लेवल पे कैनेडियन पार्लियामेंट में ये बात आई है, जस्टिन ट्रूडो ने ये की है। आपको क्या लगता है दोनों मुल्कों की जो लीडरशिप है वो इसको कैसे लेके चल रही है? क्या इसको आपको सिचुएशन ख़राब होती नज़र आती है, या क्या आपको लगता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं, कोई मीडिएशन किसी किस्म की? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? देखिए, ये जो क्राइसिस है, दिस इसका तो पूरा पूरा ब्लेम स्ट्रेट अप ट्रूडो को जाता है। इट इज ही इज इनिशिएटेड दिस क्राइसिस। मतलब उन्होंने ही हैड द चांस टू डिस्कस दिस विद मोदी, और वो G20 में उन्होंने डिस्कस किया एंड इंडिया रिजेक्टेड हिज सजेशंस। उनका कहना है कि जो हरदीप सिंह निज्जार है, जो एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, और इंडिया उन उसको तो बाकायदा 2-3 साल से एक टेररिस्ट कहती है। सो उसका जो मर्डर हुआ, इज इट्स एन असैसिनेशन जिसमें इंडिया या इंडिया के एम्बेसी के लोग इन्वॉल्व थे। सो दैट इज व्हाट ट्रूडो इज सेइंग। बट ही इज सेइंग कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। तो कोऑपरेशन क्या चाह रहा है, इट इज नॉट वेरी क्लियर फ्रॉम हिज स्टेटमेंट्स, पार्लियामेंट के स्टेटमेंट की जो प्रेस रिलीजेस। सो इज ही वांटिंग इंडियाज कोऑपरेशन इन द इन्वेस्टिगेशन, यानी जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कनाडा, उसमें इंडिया कोऑपरेट करे? मतलब अगर वो प्रूव करना चाह रहा है कि इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, व्हाई विल इंडिया कोऑपरेट विद हिम ऑन दैट इशू? और अगर इनके पास ऑलरेडी इतना सबूत है तो बताएं ले जाकर इंडिया को कि देखिए हमारे पास सबूत है आपके इन्वॉल्वमेंट का। और उसके बाद प्रॉब्लम ये होता है कि अगर इफ कनाडा क्लेम्स कि उसके बाद डिसाइसिव प्रूफ है कि इंडिया ने ऐसी कोई काम किया है, देन व्हाट? उसके बाद क्या करेंगे? क्या वो एक्शन लेंगे इंडिया के खिलाफ? आर दे गोइंग टू टेक एक्शन और दे नॉट गोइंग टू टेक एक्शन? तो ये डिसीजन अगर प्राइवेटली हो जाता तो बेहतर था। देखिए, अगर प्रूफ मिल जाता कनाडा को कि इंडिया ने मारा है इसको। आपको याद होगा चंद महीनों पहले पाकिस्तान में भी एक खालिस्तानी लीडर को शूट कर दिया गया था, और वाइल देयर वाज इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं क्लेम किया, लेकिन इंडिया के यूट्यूब चैनल वगैरह पे तो बड़े जोश से कह रहे थे कि हमने मारा था। इंडिया वाज, मतलब इंडिया की जो पब्लिक स्फीयर में जो बातें हो रही थी, दे वर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मोदी है तो मुमकिन है वाली बात थी ना, कि दिस इज द गवर्नमेंट दैट विल टेक एक्शन। सो अगर ये कनाडा के पास प्रूफ जेन्युइनली था, then they should have ended up it behind, because now India is too big to mess with for Canada. तो क्या वो कनाडा इंडिया पे सैंक्शंस लगाएगा? इट इज लाइक व्हाट इज इट गोइंग टू डू, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निज्जार के लिए। दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह। और खासतौर से इफ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो ये सब छोड़कर, इंडिया को छोड़कर वो क्या कनाडा के लिए वो थोड़ी जाएंगे। सो फॉर कनाडा इट इज नॉट अ स्मार्ट मूव, राइट, कि ये पब्लिक में मुझे लगता है कि ट्रूडो के साथ जो जिस तरह से इंडिया में सलूक किया गया, ही इज टेकन दैट इंसल्ट पर्सनली, और वो रिटेलिएट कर रहा है, विच शोज दैट ही इज स्टिल मैच्योर। और वैसे अब एशियन कंट्रीज डरते नहीं है कनाडा से। आपने देखा कि शी जिनपिंग ने भी बड़ी बुरी तरह से डांट दिया था ट्रूडो को बाली में, और उसका वीडियो लीक हो गया था। मैं तो मुझे तो शक है कि वो वीडियो शी जिनपिंग ने लीक किया, बिकॉज ही वांटेड हिज ओन पीपल टू सी कि वो कितना बहादुरी से और कितना arrogantly डील करता है विद वेस्टर्न पावर्स। So Canada is an easy Western power to humiliate because it is not really a power. मतलब इट इज एन इकोनॉमी, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, G7 का मेंबर है,
बट उसकी ग्लोरी कम्स फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद द यूएस, विद नेटो वगैरह। इंडिपेंडेंटली इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, मतलब खुद से तो क्या कर देंगे वो। सो दैट इज द चैलेंज। और दूसरी चीज ये है कि कनाडा के लिए दिस इज अ वेरी सीरियस इशू भाई। $8 बिलियन का ट्रेड है इंडिया के साथ, कनाडा का। इंडियंस आर 1.4 मिलियन, यानी तकरीबन 4%। अभी रिसेंटली इनका डिफेंस मिनिस्टर वाज सिख। जो सिख कम्युनिटी है कनाडा में वो तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा है। 770,000, 2.1% कनाडा की पॉपुलेशन है। सो कनाडा फंस गया है, साउथ एशियन मुल्क बन गया है वो। इट इज़ पार्ट ऑफ इट। टोरंटो जाएं आप और देखें, इट इज़ मोर लाइक गोइंग टू ए साउथ एशियन। हालांकि बहुत ही खूबसूरत शहर है। इट इज़ मतलब वहाँ पे कुछ 6 लाख साउथ एशियंस हैं टोरंटो ही में। सो टोरंटो कनाडा इज मतलब एनमेश्ड विथ साउथ एशिया, उससे अलग नहीं हो सकता। सो आई थिंक दिस वाज अ बैड मिस्टेक। जितना जल्दी ये क्राइसिस खत्म करे वो और पैच अप करें, इट इज़ बेटर। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू दिस। ऑलरेडी उसने ट्रूडो ने ये इंफॉर्मेशन फ्रांस को, बरतानिया को और यूएस को की तरफ भेज दिया है। इज ट्राइंग टू इन्वॉल्व इट, इज ट्राइंग टू मेक इट अ मल्टीलैटरल इशू, a bilateral issue. And I also don't think that is a smart move for Canada, because I don't think कि France वगैरह, like अभी जैसा मैं आपको बता रहा था, are going to stand up with Canada against India. अब ये और बात है कि इंडिया अपने रेस्पॉन्सेस में कोई ज़्यादा ना ओवरस्टेप ना कर दे, जिससे then on grounds of human rights and diplomacy, allies वगैरह, after all Canada is a NATO ally also, तो को जवाब देने पे मजबूर ना हो जाए यूएस या बरतानिया और वन ऑफ दीज कंट्रीज। डॉक्टर साहब ये बताएं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये भी बात की है कि वेस्ट को ज़्यादातर शायद कनाडा की मदद ना कर सके, बिकॉज उनकी अपने पर्सनल बायलैटरल ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के साथ। तो फिर वेस्टर्न ये अलायंस का क्या फ़ायदा होगा इफ़ दे कांट स्टैंड विद द पार्टनर? तो ये फिर बातें, ये किताबों में बातें हैं, लिखने में बातें हैं, या कि ये इट डिपेंड्स कि आगे आगे कौन है। आगे अगर इंडिया है तो वेस्ट इज नॉट यूनाइटेड, आगे अगर लेट्स से कोई ऐसी चीज है तो वेस्ट इज यूनाइटेड। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया शुड नॉट ओवरस्टेप। देखिए, जब तक बातें होती रही, आई डोंट थिंक अमेरिका केयर्स। अगर आप ट्रूडो को गालियां दे दें, कोई इंडिया अगर जयशंकर भी कुछ कह दे ना सख्त अल्फाज में अबाउट कनाडा, द वेस्ट इज नॉट गोइंग टू रिटेलिएट। अगर इन्होंने कोई स्टेप लिया ना विच इज एक्चुअली ए पॉलिसी एक्शन जिससे कनाडा का नुकसान हो सकता है, देन दे विल सर्कल द वैगन्स। बिकॉज कनाडा यूक्रेन की सपोर्ट में सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। कनाडा का बहुत सपोर्ट है। कनाडा इज वर्किंग विद बर्तानिया एंड फ्रांस अगेंस्ट यूक्रेन। इंडिया इज नॉट। तो ये वेस्ट के लिए देखिए, आज बाइडेन की जो स्पीच थी यूएन में, इट्स ऑल अबाउट यूक्रेन। And when it comes to Ukraine, Canada is a bigger partner than India is. कनाडा यूएस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। कनाडा नेटो पार्टनर है, एलाई है। कनाडा कल्चरली इज अ वेस्टर्न कंट्री। ऑल ऑफ दैट इज देयर। बट व्हाट इज हैपनिंग इज ए छोटा सा है, मतलब इट्स स्टॉर्म इन ए टी कप बोले ऐसी बात है। ये नहीं कि इंडिया उस पर हमला कर रहा है ऐसी से कोई बात नहीं है। तो इन दैट situation they are not going to come across, and हर छोटे से मसले पे they are not going to gang up. They will tell ट्रूडो से कहेंगे मजाक में, तुम बिग बॉय हो यार कब तक ट्रेनिंग व्हील्स के साइकिल निकालें, ट्रेनिंग व्हील साइकिल पे से चलाएं अपनी साइकिल। बड़े बड़े बयान देने से पहले थोड़ी पूछा था ट्रूडो ने अमेरिका से। सो आई हैव अ फीलिंग के एज लॉन्ग एज द क्राइसिस डजंट गो एस्केलेट नहीं होता, कि सैंक्शंस एक दूसरे पे इम्पोज होने लग जाए, या I mean, और क्या, जंग तो नहीं हो सकती। So what is going to happen is at the most sanctions. The next step probably will be withdrawal of ambassadors. अगर यू देखिए कि कनाडा कुछ पब्लिकली रिलीज कर देता है इंफॉर्मेशन, अगर उनके पास कोई ऐसा अगर है, अगर नहीं है तो खामोश हो जाएगा, क्राइसिस खत्म हो जाएगी। इट्स द नेक्स्ट स्टेप इज कनाडा's, राइट, व्हाट कनाडा डज। और अगर
and if it does something more, then the next step will be withdrawal of ambassadors. फिर उसके बाद सैंक्शंस वगैरह की बात आएगी, लेकिन ताल्लुकात में बदमज़गी तो ज़रूर आ गई है। आई हैव अगर ये चीज़ G20 से पहले होती तो इट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग, शायद ट्रूडो को इनवाइट ना करता इंडिया। नहीं, वो तो जो 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 मेंबर होते हैं उन्होंने आना ही आना है कि ये होता है क्या आइए आइए आप, लेकिन इनवाइट तो नहीं भी देते। नहीं तो वो भी ज़ाहिर बात है, वो अपने किसी फॉरेन मिनिस्टर या किसी लोअर रैंक के बंदे को भेज देता है। Yeah, something like that would have happened. Trudeau would not have gone to Delhi. इस तरह डॉक्टर की साहब, चीज़ें। ये जो इंडिया का मसला है खालिस्तान का, पाकिस्तान के साथ तो उनका मसला है, पूरी दुनिया को पता है ना, दुनिया अब वो इस मसले के ऊपर बात करना ही छोड़ गई है। इतना पाकिस्तान ने भी लंबा कर दिया अननेसेसरी। ये मसला ऑस्ट्रेलिया में भी बन गया है, कनाडा में भी बन गया है, अमेरिका में भी बन गया है, लंदन में भी बन गया है। बहुत सारी जगहों पे तो जो ममालिक हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं इसकी इशू के ऊपर। आपको क्या लगता है कि ये कैसे रिज़ॉल्व हो सकता है? क्या इंडियन अथॉरिटीज़ असर्ट करेंगे? डेफ़िनेटली, बिकॉज़ दैट्स हाउ अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके सामने नज़र आता है, या कि आपको लगता है कि वो अगर ये कनाडा की एपिसोड के बाद इसको देखेंगे, इसके आफ्टर शॉक्स क्या आते हैं या इफेक्ट्स क्या आते हैं, उस हिसाब से लेके चलेंगे इसको? देखिए, जहाँ तक इंडिया का सवाल है, खालिस्तान मूवमेंट इज ओवर। द सिख कम्युनिटी ने बहुत सफ़र किया है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस। 1980s में भिंडरनवाले के ज़माने में जो इंदिरा गांधी ने जो ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, अगर याद है, तो उसमें ऑफिशियल काउंट तो 400 लोग मारे गए, लेकिन कहते हैं कि हज़ारों लोग मारे गए थे। सो फिर इंदिरा गांधी का खुद असैसिनेशन हुआ, फिर उसके बाद दिल्ली में 3-4 दिन तक कई लोग मारे गए। सो देयर वाज अ काइंड ऑफ अ मिनी जेनोसाइड ना सिखों की। सो द कम्युनिटी हैज सफर्ड अ लॉट, एंड सो देयर इज नो जेन्युइन, क्या कहना चाहिए, मूवमेंट में दम नहीं है इनसाइड इंडिया। फिर उसके अलावा अब दूसरे मसाइल भी है, which is partly related with the drugs that is coming in from Pakistan. तो वहाँ पे they have other opioid problems ज़्यादा हैं। ये जो मसला थोड़ा रिवाइव हुआ है, ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट जो हुए थे ना पिछले 2-3 साल पहले, तो उसको अगर आप जाके देखें तो सम ऑफ द टेलीविजन चैनल्स वगैरह ट्राई टू मेक इट आउट। देखिए, हर चीज में ना, अगर आप मोदी को या बीजेपी को गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं इंडिया में, तो दे विल कम बैक वेरी स्ट्रांगली, आपको टेररिस्ट बना देंगे। अगर इंडिया वर्ल्ड कप हार गई और आप कहते हैं इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, तो भी आपको एंटी नेशनल कहने के लिए कुछ कम नहीं है। इस तरह हो गया इंडिया का मीडिया। तो अगर आप वो कवरेज देखें वो फार्मर्स मार्केट का, दे ट्राई टू गिव इट ए कलर कि ये खालिस्तानियों कर रहे हैं। उनका बोलने का मकसद था कि मोदी की पॉलिसी गलत हो ही नहीं सकती, तो ये गलत है, फार्मर्स गलत है। तो फार्मर्स गलत क्यों है, अच्छी पॉलिसी की क्यों ऑपोजिशन? क्योंकि ये बदमाश टेररिस्ट हैं, ये खालिस्तानी है। तो उस तरह के बयानात ऑलरेडी शुरू हो गए। तो देयर वाज दिस अवेयरनेस के unnecessarily it was made as if it is Sikhs who are, हालांकि they were a primary force in the farmers market, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो आई थिंक कि उस वजह से भी जो डायस्पोरा में लोग हैं उनमें ज़रा और जोश आ गया। उसके बाद से इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट, इंडिया के एम्बेसीज वगैरह पे अटैक्स होने लग गए। तो ये जो पिछले 2 साल में ही हो रहा है ना, अगर आप 4-5 साल पहले जाके देखें तो नहीं हो रहा था ये सारे, इतने सारा, मतलब एट दिस लेवल नहीं हो रहा था, इतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं हो रहा था। सो आई थिंक द लास्ट 2-3 years दे हैव नॉट मैनेज दिस थिंग वेरी वेल। और आई डोंट नो कि डायस्पोरा और पंजाब के जो लीडर्स हैं उनके बीच में कितना डायलॉग है, कितना मतलब डिस्कशंस वगैरह होते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये ऑलरेडी परसेप्शन अब हो गया है कि इंडिया में माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ आर हैविंग अ टफ टाइम। तो क्रिश्चियंस को ले लें, मणिपुर में क्या हो रहा है, इंडियन मुस्लिम्स की तो बात तो सारी दुनिया कर रही है। हर चीज़ इंक्लूडिंग, मतलब the US has already spoken on this many times.
अब ये खालिस्तानियों का मसला है. इंडिया हैज टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज इंडिया की नैरेटिव जरूरी नहीं है कि द वर्ल्ड विल अडॉप्ट इट. इंडिया अगर कह रहे कि हर खालिस्तानी टेररिस्ट है या हर बंदा जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है इज ए टेररिस्ट, दे आर नॉट गोइंग टू बाय दैट. और ये जो एफर्ट फॉर अ रेफरेंडम है वो तो कनाडा ने खुद क्यूबेक के ऊपर रेफरेंडम किया था चंद साल पहले, अगर आपको याद है, क्यूबेक सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के ऊपर. So if you are asking for democratic procedures to deal with the situation, मतलब the rest of the world is not going to say कि भाई ये terrorist है. Terrorist वो होता है जो violence का इस्तेमाल करता है. So India has to be very careful how it handles it. Problem ये है कि India feels कि it is internationally इतना secure है कि सारा का सारा India का narrative is towards domestic. यानी मोदी feels secure internationally but insecure domestically. तो इलेक्शंस के लिए ज़्यादा फोकस होगा. जैसा लोग कह रहे थे कि G20 के समिट पे हर 30-40 फीट पर सिर्फ मोदी की तस्वीर थी, इतना प्रोपागेंडा सिर्फ मोदी 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 चल रहा था ना. सो ही इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि ही डज नॉट लूज द 2024 इलेक्शन. और मुझे लगता है कि ट्रूडो ने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा दे दिया है इनको टू शो. सो इंडिया इज गोइंग टू एक्ट वेरी टफ. अब जो इंडिया ने एक्सपेल जो किया है इंडिया कैनेडियन को, एक उनको 5 दिन कुछ दिया है टू गेट आउट ऑफ द कंट्री. और these are diplomatic protocols. उसको भी बहुत जबरदस्त कमाल समझ रहे हैं लोग. इट्स ऑटोमेटिक. जब भी किसी कंट्री के बंदे को आप एक्सपेल करते हैं अदर कंट्री इमीडिएटली रिस्पॉन्स. आप जाके किसी भी एपिसोड्स में जहां भी देख लिए इन द पास, अगर आपने उनके 3 बंदों को भेजा वो इमीडिएटली आपके 3. ये कोल्ड वॉर में बहुत होता था, अभी भी हो रहा है. सो इट इज नॉट लाइक ए मेजर पॉलिसी अचीवमेंट कि इंडिया हैज रिटेलिएटेड बाय एक्सपेलिंग वन कैनेडियन डिप्लोमेट. इट इज ऑटोमेटिक. वो तो होने ही वाला था. The Canadians also know it, everybody knows it. अब ये है कि the ball is in the Canadian court. देखें ट्रूडो करते क्या है. जी. लेट्स सी आगे क्या होता है, लेकिन जितनी चीज़ें बेहतर हों उतना ही अच्छा. उसकी वजह मैं तो ज़ाती तौर पे डॉक्टर साहब समझता हूँ कि जो यूथ है साउथ एशिया में, इंडिया के अंदर जो यूथ है, दे कैन गेट अफेक्टेड विद दैट. कनाडा के अंदर उनको जारी बात है यूनिवर्सिटीज़ हैं, लड़के पढ़ने जाते हैं वहाँ पे, लड़के लड़कियाँ. तो ये एक अपॉर्चुनिटी है. ये ना हो कि उसकी वजह से कोई ऐसे हालात ख़राब हों कि अपॉर्चुनिटीज़ कम हों. एंड आई एम श्योर आपने 1.4 मिलियन बताया इंडियंस, तो दे आर ऑल मेकिंग देयर लाइव्स बेटर. Yeah. चीज़ें ख़राब नहीं होंगी. 770,000 सिख्स हैं कनाडा में. और मैं एक कोहर नाम का शो है नेटफ्लिक्स पे, आप लोग देख सकते हैं तो देखें. इट्स वेरी गुड. पंजाब का शो है. तो मैं जब वो शो देख रहा था तो पंजाब का कल्चर भी बता रहे थे. तो इट वाज वेरी क्लियर कि तकरीबन हर बंदे के घर से कोई ना कोई कनाडा में है. दे हैव ए पंजाबी वे ऑफ सेइंग कनाडा. तो सब कनाडा जाने के लिए तैयार है. हर बंदा, या तो जॉब इंडिया में नहीं मिल रही तो वो कनाडा जा कनाडा. रहा है. हाँ, शादी के लिए भी जा रहे हैं. कनाडा. कंपटीशन में रिश्ते भी आ रहे हैं तो एक रिश्ता कनाडा से जरूर आ रहा है. सो कनाडा इज आई थिंक वेरी मच पार्ट ऑफ द सिख एंड पंजाबी कल्चर नाउ इन इंडिया. तो और जो डायस्पोरास हैं उनके, दे आर आई थिंक गेटिंग बेटर ऑर्गेनाइज्ड आई थिंक ऑन दीज इश्यूज. और वो अभी भी गुस्सा बहुत है जो दिल्ली में हुआ था इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, जो हजारों सिविलियंस को मारा गए थे. सो देयर इज एंगर इन दैट कम्युनिटी व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड. और विल सी व्हाट हैपेंस. मतलब या अब लेट्स सी तो क्या के होता ऊपर है. है. जी हाँ. डॉक्टर साहब, अमेरिका के सदर जो बाइडन जो हैं, खैर उनको तो मैं देख रहा था, वो तो बार बार अपनी यूएन की, अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले स्पीच आज की कल की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि G20 में हमने ये किया. G20 में तो बेसिकली वो तो G20 में जो कामयाबियां हैं उनको सेलिब्रेट कर रहा है एट द यूएन प्लेटफॉर्म, जो इंडिया में मिली हैं उनको इन सो मैनी वेज. हाउ डू यू सी स्पीच पर्टिकुलरली? उन्होंने कहा है जी कि उन्होंने वार्न किया है कि रशिया को जो है, बाइडेन वार्न्स अगेंस्ट अपीजिंग रशिया.
आप इसको कैसे देखते हैं? और मतलब ये कभी होता था, एक छोटा सा पॉइंट कहने लगा, कभी होता था अमेरिकी सदर बड़ा पावरफुल होता था, अभी उन्होंने कहा है कि मैं अमेरिकी सदर होते हुए मुझे पता है कि दुनिया कहाँ कहाँ फंसी हुई है, 1 बिलियन लोग जंगों की वजह से मुतासर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, स्पोकन लॉट। आज के दौर का जो अमेरिकी सदर है, इज ही दैट पावरफुल एंड ही स्पीकिंग द वे दे यूज्ड टू स्पीक इन द पास्ट, द वे दे यूज्ड टू डिटरमिन द इंटरनेशनल ऑर्डर? नहीं सर, ये बुड्ढा तो बहुत कमजोर है। एक नंबर, दूसरी चीज ये है, इन्होंने गलत पॉलिसीज अपनाई है, दिस द वर्ल्ड हैज रिजेक्टेड, स्पेशली यूक्रेन के मसले पर। सो ये फंस गए यहाँ कर। इन्होंने समझा था कि हम सारी दुनिया को हमारे साथ कर लेंगे, एंड दे सडनली रियलाइज दैट दैट इज नॉट द केस, दे हैव एंडेड अप डिवाइडिंग द वर्ल्ड। सो अमेरिकाज यूक्रेन पॉलिसी, तो अमेरिका तो बड़े खुश हो गए कि हमने वापस यूरोपियन लीडरशिप हासिल कर ली है, यूरोप इज बिहाइंड अस। डोनाल्ड ट्रंप ने जो नेटो को लेके जो तमाशा किया था यूरोप के साथ, वो खत्म हो गया। तो जो अर्ली डेज में तो इतना सेलिब्रेट किए थे कि क्या जबरदस्त पॉलिसी है, एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज होगा। वेल, नोबडी इज ऑन द सेम पेज, इट्स ओनली यूरोपियंस। और यूरोप में भी अगर आपको याद है पिछले नेटो कॉन्फ्रेंस में, नेटो डिड नॉट गिव अश्योरेंसेस टू यूक्रेन। पहले तो उसकी मेंबरशिप एक्सपीडाइट करो, वो नहीं किया। दूसरी चीज, उसको सिक्योरिटी गारंटीज नहीं दिए। वो सारे सिक्योरिटी गारंटीज G7 की तरफ से आए। दैट टेल्स यू कि इवन नेटो इज नॉट फुली बिहाइंड जो बाइडेंस पॉलिसीज। और ये जो G20 वगैरह है, यहाँ पर ब्रिक्स के कंट्रीज वगैरह, इंडिया खुद हैज वेरी क्लियरली टोल्ड देम कि आपकी ये पॉलिसीज गलत हैं, इसके वजह से, ये जंग के वजह से ग्लोबल साउथ में हंगर फैल रहा है, इकोनॉमीज डिस्टर्ब हो जा रही हैं, इन्फ्लेशन के वजह से कई गरीब मुल्कों की इकोनॉमीज और ऑन द वर्ज ऑफ रिसेशन एंड क्राइसिस। और फिर वो जो डेट में फंसे हुए हैं, एंड ही इज नॉट सॉल्विंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स। ये यूक्रेन बस, उसके अलावा और कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं तो बेजार हो गया इस बुड्ढे से, लिटरली आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ हिम। एज इफ देयर इज नो अदर इंटरेस्ट, कोई कोहेरेंट पॉलिसी नहीं है। और ये जो काउंटर ऑफेंसिव है वो फेल हो गई है। काउंटर ऑफेंसिव हैज फेल्ड। एक गांव लिया लास्ट वीक, इतना यहाँ पे NBC, CBC, CNN इतना धूम 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 कर रहे हैं, इतने हथियार। अब वो F-16 भी देना चाह रहे हैं, अब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, आपको पता है क्लस्टर बॉम्ब्स भी इन्होंने दे दिए यूक्रेन को। अब क्या बाकी रहा, न्यूक्लियर वेपन्स देंगे। सो ही इज गोइंग क्रेजी विद दिस होल यूक्रेन थिंग। यूक्रेन को नहीं तोड़े, रशिया को सक्सेस ना दें, द वर्ल्ड कैन नॉट अलाउ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रूटलाइजिंग यूक्रेन, इस तरह की बात है। भाई आपने भी तो इराक में ऐसे ही तमाशे किए थे। इन द वर्ल्ड लेट यू गेट अवे विद इट। सो सो आई थिंक दिस यूक्रेन पॉलिसी को लेकर ना, द वर्ल्ड शुड जस्ट इग्नोर है। क्या करेगा? यूनाइटेड स्टेट्स इज स्टिल द मोस्ट पावरफुल कंट्री, बट इट इज नॉट सो पावरफुल एनी मोर के वो सारी दुनिया के खिलाफ जा सके। देखिए, अमेरिका का जो पावर है वो तो है ही, 25% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी अभी भी है यूएस। वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी 106 103 ट्रिलियन डॉलर है, अमेरिका 26 ट्रिलियन डॉलर है। तो हर 1 आउट ऑफ 4 चीजें जो बनती है दुनिया में, वो यहाँ बनती है। दूसरी चीज ये है, इट इज मिलिटरली अनडाउटेडली कोई इतना पावरफुल कंट्री नहीं है। अमेरिका का जो डिफेंस बजट है, बाकी के 9 10, कुछ कहते हैं कि 18 नेक्स्ट कंट्रीज के मिलाने से भी ज्यादा है डिफेंस बजट। सो द यूएस हैज प्रीपोंडरेंस ऑफ पावर, कहते हैं उसको, प्रीपोंडरेंस ऑफ पावर। लेकिन उसके बावजूद द रियल फोर्स केम फ्रॉम एलाइज। यूएस की इकोनॉमी 25% है, 18% यूरोप की है, दोनों को मिला लो 40% से ज्यादा हो गई ना। तो एकदम वहां पे फोर्स आता है। बट नाउ द एलाइज आर आल्सो नॉट देयर विद द यूएस। मतलब साउथ कोरिया इज सपोर्टिंग ऑन यूक्रेन, बट जापान इज नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस पॉलिसी। और ये अंडर एस्टिमेट करे रशिया को, जिस तरह से रशिया ने परफॉर्म किया है, दैट इज ऑल्सो सरप्राइजिंग टू देम। दे मिसअंडरस्टूड द होल कॉन्सिक्वेंस। तो ये यूक्रेन पॉलिसी फेल हो गई, फिर भी उसको घसीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं। मैं अभी देख रहा था जो मीट द प्रेस की एक, उसका नाम ही भूल जाता हूँ, क्रिस्टिन जो है द न्यू पर्सन हु टेकन ओवर। तो वो डोनाल्ड ट्रंप को इंटरव्यू करी तकरीबन 1.25 घंटा। उसमें वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप से पूछे, डू यू सी दैट यूक्रेन सिक्योरिटी इज अमेरिका सिक्योरिटी? अरे बच्चा बच्चा बोलेगा, इट इज नॉट। हाउ स्टूपिड यू आर। हम कैसा कह सकते हैं कि यूक्रेन की सिक्योरिटी अमेरिका की सिक्योरिटी? क्या पागल है? लाइक हाउ स्टूपिड यू हैव टू बिलीव टू, ये जो रेटरिक जो डेमोक्रेट्स यूज कर रहे हैं कि यूक्रेन अगर हार गया तो अमेरिका क्या, अमेरिका क्या मेरा कुछ जाएगा, बिगड़ जाएगा? नहीं।
कल अगर उसने 10 न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिए ना यूक्रेन पे, मेरी लॉन का एक भी पत्ता खराब नहीं होगा। व्हाट इज ही टॉकिंग? व्हाई इज दिस यूएस सिक्योरिटी? इट इज नॉट, इट इज यूएस ग्लोबल एम्बिशंस को थ्रेट है ये। जो ग्लोबल डोमिनेशन है यूएस का ऑन द वर्ल्ड, उसके लिए है थ्रेट, नॉट फॉर यूएस सिक्योरिटी। कुछ भी नहीं है हमारा स्टेक वहां पर। इनफैक्ट जो सोवियत यूनियन के जमाने में जिसको हम इविल एम्पायर कहते थे, उस इविल एम्पायर का इंडस्ट्रियल कोर यूक्रेन था। So this policy is I think increasingly Republicans तो already कह दिया कि they are not going to give a blank check, और पैसे डालने की तुला हुआ है उस जंग में हथियार। So the Republicans are not going to do this। और अगर आप पब्लिक ओपिनियन पोल्स देखें, तकरीबन 30% डेमोक्रेट्स भी बेदार हो गए हैं इसके साथ। मैं तो साफ आई एम नॉट गोइंग टू वोट अगर ये कैंडिडेट है डेमोक्रेट का, बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी विथ हिज फॉरेन पॉलिसी। डोमेस्टिक पॉलिसीज में मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, ना मैं बिजनेसमैन हूँ और और ना मैं डे लेबरर हूँ कि एकदम मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ फर्क नहीं आता है, ट्रम्प हो या बाइडन हो या कुछ domestically. So foreign policy is my interest and I just don't like this foreign policy. बिल्कुल ये ना सिर्फ ये इन्होंने ह्यूमन राइट्स की बड़े बड़े बातें की है, जितने भी अमेरिका के करंट एलाइज है उसके सारे के सारे हैव बैड ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड। इसने कुछ नहीं किया। आज स्टेटमेंट देखें आप, वहां पर यूएन में कह रहा है कि आई हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इजरायलीज एंड द पैलेस्टीनियंस ऑन द अजम्पशन ऑफ टू स्टेट। एक चीज बताएं मुझे जो इन्होंने किया है द टू स्टेट सोल्यूशन, कुछ नहीं। ये और बात है कि वाइल नेतन्याहू डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आप जेक सलिवन को सऊदी अरेबिया भेज दिए, एज इफ जेक सलिवन इज द एम्बेसडर ऑफ इजराइल नेगोशिएट करने ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल। क्या आप ज्वाइन कर रहे हैं? द गाय गॉट आउटस्मार्टेड बाय एमबीएस। एनबीएस ने इतना जबरदस्त इनको जो काउंटर प्रपोजल दिया है कि हमको दे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हमको दे अश्योरेंसेस ऑफ सिक्योरिटी, जो ये यूक्रेन को भी नहीं देने तैयार है। मतलब व्हाट एनबीएस इज आस्किंग फॉर इज नेटो स्टाइल गारंटीज फ्रॉम अमेरिका। ये और बात है, मैं एक इंडियन एम्बेसडर तलमीज अहमद साहब से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि भाई व्हाई शुड यू टेक अमेरिका प्रॉमिसेस सीरियसली, ये तो धोखा दे देते हैं। देखें आप जेसीपीओए के साथ जो हुआ ईरान के साथ, ओबामा ने साइन किया ट्रीटी, ट्रंप ने आकर उसको उल्टा कर दिया। राइट, सो व्हाई वुड सऊदी अरेबिया वुड बी फूलिश टू टेक गारंटीज फ्रॉम द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो दिस इज अ वेरी वीक प्रेसिडेंट। फॉरेन पॉलिसी इनकी स्पेशलिटी थी, पता है, ये सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में 50 साल थे। तो ये हालात हैं इनके फिर। मैंने टेस्टिफाई किया था सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में एक दो बार, एंड आई मीन ही वाज देयर सिंस द 1980s। ही इज कंसीडर्ड एन एक्सपर्ट। मेरे कॉलीग्स मेरे साथ बहस करते हैं कि हाउ कैन यू से दिस, ही हैज रियल, भाई ही हैज एक्सपीरियंस ना, उसने कई हजारों नेगोशिएशंस करे, आप हम ने उतने वीडियोस ने बनाए अबाउट डिप्लोमेटिक इवेंट, जितने डिप्लोमेटिक इवेंट इसने अटेंड किए हैं ना। लेकिन अगर लर्निंग कैपेसिटी जीरो हो तो फिर क्या सीखेंगे आप? 50 बार बैठ जाएं क्लास में या 1000 बार बैठ जाएं। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि दिस मैन शुड हैव हैड अ बेटर फॉरेन पॉलिसी। और यूक्रेन ने क्या तबाह कर दिया इनको, मतलब जो इन्होंने कमिटमेंट्स किए ना, ये समझे थे कि यूक्रेन के थ्रू हम रशिया को खत्म कर देंगे, परमानेंटली रशिया का थ्रेट, और यूक्रेन में नेटो लेके चले जाएंगे, एक्सपैंड कर लेंगे, और इससे यूरोप भी आ जाएगा अमेरिका के नीचे। क्योंकि अमेरिका, यूरोप डर गया है रशिया से ना, तो रशिया से डर के वो अमेरिका के पास डैडी डैडी कहकर भाग कर आ गया है। फिर हथियार देखिए आप, सब F-35 कितने बिक रहे हैं, देखें आपने। फिनलैंड या ने 60 खरीदे, जर्मनी ने कुछ 35 खरीदे। सो अमेरिका के हथियार तो बिक रहे हैं। जितने भी हथियार यूरोपियंस दे रहे हैं यूक्रेन को, वो भी अमेरिका से खरीद रहे हैं। फिर तेल सबसे ज्यादा अमेरिका ही बेच रहा है, गैस बेच रहा है एट डबल द प्राइस टू यूरोप। तो मालो माल तो हो गई अमेरिका। आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट कि ये जो यूक्रेन पॉलिसी, इसलिए भी मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ इसके खिलाफ, because I disagree with the policy, but I also realize कि financially it is good for the US। बहुत पैसे बना रहे हैं। We are the biggest exporter now of energy, thanks to ये रशिया का जो शिफ्ट हुआ है। इंडिया को नहीं गया उतना जितना अमेरिका को आया है, पता है, जो सारा का सारा लिक्विड गैस। प्लस वो तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 का तो अभी तो
हल भी नहीं हुआ है ना कि किसने एक्चुअली उसको उड़ाया है। आई डोंट थिंक कि यूक्रेन के पास वो कैपेबिलिटीज थी कि वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 को उड़ा सकते हैं। यहाँ पे थोड़े सीआईए के डिसिडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमने उड़ाई है वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 को। तो द यूएस हैज, आई मीन, आई डोंट लाइक दिस कि आप प्लस इसमें थोड़ा रेसिज्म भी है ना कि एक मुल्क को आप बचाने के लिए आप दूसरे मुल्कों को की इकोनॉमीज पे इतना जोर डाल रहे हैं कि आप दैट यू माइट डिस्ट्रॉय देयर इकोनॉमीज। और ये जो यूक्रेन का ग्रेन आता है ना, मेजॉरिटी 50% से ज्यादा ग्रेन यूरोप को जाता है, नॉट टू द ग्लोबल साउथ। इसलिए कीमतें नहीं बढ़ी अभी भी। रशिया के वो जो अग्रीमेंट था उसको रशिया ने तोड़ दिया ना, फिर उसके बाद उसने वो जो पोर्ट्स हैं जहां से वो आती है ग्रेन, उस पर जबरदस्त बमबारी भी की ना 2-4 दिन पहले। उसमें मिसाइल्स और वो ईरानियन ड्रोन से ओडेसा को जो अटैक किया है, दैट इज टू इंश्योर कि वहां से ओडेसा से तो आते थे सारा ये जो यूरोप को ग्रेन जा रहा था फ्रॉम यूक्रेन। सो आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट बाइडेन्स यूक्रेन पॉलिसी। आई थिंक इट इज मिस्टेकन। बिल्कुल सही। आई थिंक ही इज द ओनली P5 के जो कंट्री के हेड हैं जो यूएन में स्पीच दे रहे हैं, बाकी तो आ भी नहीं रहे। सो P5 ऑब्वियसली अरे मोदी इज आल्सो नॉट कमिंग, P6 रख लें हाँ आप। अब हाँ तो इंडिया इज लाइक एन ऑनररी P6 हो गया है। सो हाँ, they have been in G7 already आ रहे हैं and all this, हाँ, सो और बार बार कह रहे हैं उनको कि we are going to have them in the UNSC। वैसे अब डॉक्टर साहब, जस्ट फॉर माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, मेरा जाती के लिए, कैन चाइना स्टॉप इट? ये क्या मैकेनिज्म होता है इसको, चाइना मतलब के स्टॉप इंडिया बिकमिंग अ परमानेंट मेंबर, हम्म, वो तो वीटो कर सकता है। हम्म, बट कैन चाइना स्टॉप इंडिया फ्रॉम बिकमिंग ए नॉन परमानेंट मेंबर? वो पंगा क्यों ले? नॉट अ बिग डील ना। अभी तो था इंडिया 2 साल तक, मतलब इस हम्म, राइट। सो इंडिया इज गोइंग टू गो बैक अगेन। जनरल हाँ, असेंबली में इंडिया को मिल जाएंगे वोट्स। इट्स क्वाइट एन अचीवमेंट। दिस विल बी आई थिंक द थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम दैट इंडिया विल बी इन द असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल। और बट दैट इज नॉट इनफ अब इंडिया के लिए। इट्स लाइक, यू नो, इट्स लाइक सेइंग विराट कोहली को आप लेकर आके क्लब मैचेस खिला रहे हैं। कम ऑन। इंडिया के लिए भी should not be something. It's not an achievement anymore. It's like saying responsibility without due respect. बिल्कुल सही है। थैंक यू डॉक्टर साहब, इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू। चलें। थैंक यू सर।